अरविंद केजरीवाल का व्यक्तित्व आपको कैसा लगा? आपने उनके साथ काम किया इतने समय तक। देखो, मैं अगर उसे नौटंकीबाज कहूँ, ड्रामेबाज कहूँ और उसको मैं ये कहूँ कि वो बहुत चतुर इंसान है और भोले भाले लोगों की नब्ज को समझता है। अरविंद बार बार बोलते थे कि भाई हमें कीचड़ में साफ करने के लिए कीचड़ में घुसना पड़ेगा, कीचड़ को हम साफ करेंगे। जब जब वो गलत काम करते थे तो हमको लगता था सरकार बनने के बाद चीजें बदल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसी वहीं से हमारा जो विरोध शुरू हुआ। उसके बाद अब एक नया चेहरा दिल्ली में सामने आया है, वो है आतिशी जी का। क्या लगता है आपको उनके बारे में कि क्या वो अरविंद केजरीवाल से बेहतर लीडर है? हाँ, मैं उसको बेहतर इसलिए मानता हूँ कि वो बेहतर कलाकार है, बेहतर ड्रामेबाज है, बेहतर झूठ बोलने में निपुण है और कहीं उससे अरविंद से ज्यादा ड्रामा करना जानते हैं। केजरीवाल और आतिशी में बेहतर कौन है? अब दोनों ही निकम्मे हैं। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। और दिल्ली में भी चुनावी बिगुल एक तरीके से शुरू हो चुका है। सभी कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज क्षेत्र में आकर वॉर मोड में आ चुके हैं। आज टॉक टाइम विद चिराग में हमारे जो गेस्ट हैं वो एक ऐसी शख्सियत है जो एक वक्त में अन्ना आंदोलन से निकले, फिर वो राजनीति में आए, आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर बने, उसके बाद वो विधायक बने, काउंसलर भी रहे उससे पहले, और उन्होंने अपने काम से, अपने समाज सेवा के भाव से पूरे दिल्ली की राजनीति में अपना नाम बनाया। और एक वक्त जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी हुआ करते थे, आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर थे, उन्होंने बाद में भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लिया। और आज स्थिति यह है कि वह दिल्ली की सबसे हॉट विधानसभा सीट नई दिल्ली, जहां से खुद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधायक हैं, वहां से उनके खिलाफ चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ हैं पूर्व विधायक विनोद कुमार बिन्नी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर के बारे में अगर मैं दर्शकों को बताऊं तो ये आम आदमी पार्टी के स्क्रीनिंग कमेटी में रहे, आम आदमी पार्टी के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स रहे, एमएलए बने, एडल्ट्रेशन के खिलाफ इन्होंने दिल्ली के अंदर मुहिम छेड़ी, मोहल्ला सभा जैसे कंसेप्ट ये दिल्ली की राजनीति में लेकर आए जो पूरी देश की राजनीति में मिसाल बने। तो मेरा पहला सवाल सर आपसे यही है कि आम आदमी पार्टी क्या फाउंडिंग मेंबर रहे, आपने शुरू से हर चीज नोटिस की कि पार्टी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, स्क्रीनिंग कमेटी में आप थे, आप उस बैठक में थे जहां पे कैबिनेट मिनिस्टर्स डिसाइड हो रहे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको वो पार्टी छोड़नी पड़ी और एक आर्च राइवल बीजेपी में आप शामिल हो गए? दरअसल पार्टी छोड़ने के पीछे बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि वो जो लोग राजनीति कर रहे थे उस समय वो झूठ और कपट की राजनीति थी। लोगों को गुमराह करने के लिए राजनीति कर रहे थे, वो वास्तविकता से बहुत दूर थे। तो उन सब तमाम मुद्दों में हमारी उनसे मतभेद हुए और मतभेद होने के कारण सबसे बड़ा मतभेद जो था वो बिजली को लेकर हुआ। जैसे ही सरकार बनने की बात आई तो हमने एक बात रखी उनके सामने कि जब आंदोलन चल रहा था और बिजली पे तमाम लोग आम आदमी पार्टी के लोगों के साथ समर्थन कर रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई हमने बोला था लोगों को आप बिजली के बिल देना बंद कर दो क्योंकि बिजली कंपनियां चोरी कर रही हैं और आप लोग बिजली के बिल देना बंद करिए। और तुरंत सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया और सपोर्ट के साथ साथ लोगों के बिल मीटर कटना शुरू हुए, लाइनें कटनी शुरू हुई और वो लाइन कटते कटते बहुत सारी बड़ी संख्या हो गई। और जब सरकार बनी, सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम लोगों को जो रिक्वायर था उस समय था कि भाई इन लोगों को रिलीफ मिले। अरविंद का स्टेटमेंट ये था कि हम इनको रिलीफ दे ही नहीं सकते। हमारा पहला विवाद वहां से शुरू हुआ। इसका मतलब आपने झूठ और कपट की राजनीति की, आप लोगों के वोट लिए और आपको लोगों को छोड़ दिया। तो ये इससे गंदा काम कुछ नहीं हो सकता। जिन लोगों ने आप पे विश्वास किया, जितने सहयोग किया, उनका मदद करना आपका पहला दायित्व बनता है। तो उन्होंने इस तरह की हरकत की पहली बारी, उससे मुझे लगा कि बहुत, क्योंकि चुनाव के दौरान तो बहुत सारी चीजों पर हमारी बात हुई थी। अरविंद बार बार बोलते थे कि भाई हमें कीचड़ में साफ करने के लिए कीचड़ में घुसना पड़ेगा, कीचड़ को हम साफ करेंगे। जब जब वो गलत काम करते थे तो हमको लगता था सरकार बनने के बाद चीजें बदल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसी वहीं से हमारा जो विरोध शुरू हुआ। उसके बाद ही विरोध शुरू हो गया था। मैंने कहा भाई आपका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। तो विरोध शुरू हुआ और अब इस मोड़ पर आप आ चुके हैं कि जो नई दिल्ली विधानसभा है, दिल्ली की सबसे हॉट विधानसभा सीट, वहां से आप इस बार चुनाव की तैयारी कर रहे हैं खुद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल के साथ आपने काफी समय बिताया, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के लंबे समय तक रहे। कहा जाता है आम आदमी पार्टी के लिए कि सक्सेसफुल पॉलिटिकल स्टार्टअप है वो इंडिया की। अरविंद केजरीवाल का व्यक्तित्व आपको कैसा लगा? आपने उनके साथ काम किया इतने समय तक। देखो, मैं अगर उसे नौटंकीबाज कहूँ, ड्रामेबाज कहूँ और उसको मैं ये कहूँ कि वो बहुत चतुर इंसान है और भोले भाले लोगों की नब्ज को समझता है और उनको मूर्ख बनाता है, तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगा। और अब अरविंद पूरी तरह पूर्व हो गए हैं, तो पूर्व हो गए हैं, आप इस
समझ लीजिए, दोबारा दिल्ली की जनता उनको कहीं इस तरह का देने वाली नहीं है, क्योंकि तमाम मुद्दों पर उन्होंने झूठ बोला है। जब बिजली स्टार्टिंग में आप देखेंगे आंदोलन के समय, तो लोगों को आपने क्या बोला कि बिजली कंपनियां चोरी कर रहे हैं, हम लोग सरकार में आएंगे तो बिजली के दाम आधे हो जाएंगे। किसी को नहीं बोला 200 यूनिट होगी, 400 होगी, 500 होगी। दिल्ली की जनता सबको याद है। और उसके बाद पानी पे आपने क्या कहा, पानी लोगों को मिल ही नहीं रहा है। आपने पानी पे कहा था कि भाई 700 लीटर हर घर को स्वच्छ पानी मिलेगा, स्वच्छ। और उसके बाद बहुत चतुराई से आपने एक बात डाल दी कि जैसे 701 होगा तो उसका पूरा पेमेंट देना पड़ेगा, उसके साथ सरचार्ज देना पड़ेगा। ये तमाम लोगों के सामने है। और आज की स्थिति तो ये है कि लोगों को पानी मिल ही नहीं रहा। आप नई दिल्ली क्षेत्र के विधानसभा के किसी क्षेत्र में चले जाइए, हर आदमी इसको लेकर बहुत पीड़ित है। लोग अपने बाथरूम तक जाने के लिए मोहताज हैं, बुरी तरह परेशान है कि उनको टॉयलेट कैसे जाएं, अपना नहाना धोना कैसे करें। कम 15-15 दिन 10-10 दिन बीच में पानी गायब हो जाता है। तो ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिन पे लोग परेशान हैं, और मुझे लगता है कि कहीं भी कोई गुंजाइश बची नहीं है। अरविंद का जो पूरा जो ऐसा चेहरा था, जो लोग उसके भिड़न, जो छुपा हुआ चेहरा लोगों के सामने आ गया। जी, आपने कहा नौटंकीबाज है अरविंद केजरीवाल। मैं आपके मीडिया के बयान निकाल रहा था कि आपने जब वो फेज था जब आपने आम आदमी पार्टी को छोड़ा, बीजेपी में शामिल हुए, फिर बीजेपी में आपको काफी साल हो गए। मीडिया में आपने अरविंद केजरीवाल को तानाशाह कहा, ड्रामेबाज कहा, झूठा कहा, धूर्त कहा, अम्बिशियस कहा। तो ये सारे जो शब्द आपने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यूज किए, जनता तो ये कहती है कि एक वक्त आप उनके साथ थे। फिर ऐसा क्या रियलाइजेशन हुआ आपको कि अरविंद केजरीवाल इतने बुरे हो गए? देखो, आपको ही समझना पड़ेगा। देखो, ये जितने शब्द मैंने कहे, आज पूरी दिल्ली इस बात को बोल रही है। लोग इससे कहीं आगे जाके बोलने लगी है कि अरविंद चोर है, उसने शराब घोटाला किया है, तमाम क्लासरूम घोटाले हुए हैं, तमाम और घोटाले। ये जो मैंने बातें बोली वो बहुत छोटी हो गई आज। उसे झूठा बोलना, तानाशाह बोलना। आप देखो पार्टी में अरविंद के अलावा कौन है? जो अरविंद चाहता है वो करता है। तो इससे बड़ा तानाशाह कौन हो सकता है? पार्टी का मुखिया वो है, पार्टी का संगठन का मुखिया वो है, सरकार का मुखिया वो है। और उसके अलावा जब ये तानाशाह लोगों के, भाई अगर आप लोगों को विश्वास है आपको, तो आप बनाइए। दूसरे लोग क्यों नहीं बनाते हैं? इसका मतलब आपके पास काबिल लोग नहीं है क्या? तो ये सब चीजें बताती है कि जितनी बातें मैंने पहले दिन कही थी वो आज पूरी दिल्ली, पूरे देश के सामने पूरी आस्तिकता के रूप में आ गई है। मैंने झूठा कहा, तानाशाह कहा, ड्रामेबाज कहा, नौटंकीबाज कहा, तमाम चीजें, क्योंकि अपनी बात पे टिकता ही नहीं है। कुछ भी बोलेगा उसको तुरंत यूटर्न, 5 मिनट बाद उसका यूटर्न आता है। तो ये सब चीजें लोगों के सामने आ गई है, लोग वास्तविकता लोगों में आ गई है। कहीं कोई संशय नहीं बचा है, लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर हो गए। क्योंकि आपने ये बात कही कि जो बात लोग आज कह रहे हैं वो आप बहुत पहले से कहते हुए आ रहे हैं। एक बात आपने कही थी उसी वक्त 2014-15 की बात होगी, आपने कहा था कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से मिले हुए हैं। उस वक्त आम आदमी पार्टी के लोग कहते थे कि नहीं, हम कांग्रेस से अलग हैं, हम बीजेपी से अलग हैं। और आज जब हम देखते हैं कि इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, इसमें कोई संशय नहीं। जब आम आदमी पार्टी में था तो कांग्रेस के खिलाफ वो आंदोलन हो रहा था, और उस जब पार्टी बनी और चलना शुरू हुआ तो कांग्रेस के लोग उसे पीछे से कहीं सपोर्ट कर रहे थे। उसके पीछे उस समय की सिटिंग मुख्यमंत्री जो थी, उसकी मानसिकता ये थी कि जितना अरविंद बढ़ेगा उतना ही हम लोग दोबारा एक बार सत्ता में आ जाएंगे। उसके लिए कहीं ना कहीं पीछे से रास्ता। आप कह रहे हैं कि उस वक्त शीला दीक्षित जी अरविंद केजरीवाल जी को सपोर्ट कर रहे थे? 100% सपोर्ट कर रही थी, इसमें कोई संशय नहीं। शीला दीक्षित भी सपोर्ट कर रही थी, कांग्रेस के लोग सपोर्ट कर रहे थे। और जब सरकार बनाने की बात आई तो सबके सामने एक बात आपने देखी होगी कि कांग्रेस बिना मांगे जाके एलजी को समर्थन दे आई। ये क्या लगता है, जिसके खिलाफ चुनाव लड़ा गया वही जाके समर्थन दे आएगा क्या? लेकिन ये कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। और आपने बाद में उसके बाद संदीप दीक्षित के स्टेटमेंट सुने होंगे। संदीप दीक्षित ने उसको एहसान फरामोश कहा। बार बार हर बार आप सुनेंगे तो संदीप दीक्षित का स्टेटमेंट होता है कि एहसान फरामोश है। किसको बोला जाता है एहसान फरामोश? जिसके साथ आपने एहसान किया होगा उसका आपके उम्मीदों पे खरा ना उतरना या आपके अकॉर्डिंग उसको नहीं चलना। ये तमाम स्टेटमेंट बताते हैं कि आप उनके साथ जुड़े हुए थे। बहुत सारे प्रूफ मेरे पास हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको मैं जब समय आएगा उसको वास्तविकता सामने ला देंगे, क्योंकि हम कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते। तो ये वास्तविकता है कि कांग्रेस की वो बी टीम है और कांग्रेस के द्वारा ही वो आज भी पूरी दिल्ली में कहीं भी देखेंगे तो गठबंधन कांग्रेस से हो रहा है। हरियाणा की बात करें, दिल्ली की, अभी लोकसभा चुनाव में मिलकर लड़ा। तो ये सब एक दूसरे, एक भी टीम है, सब दूसरी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो ए बी टीम है। हाँ। चलिए, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बात हुई। अभी आपने देखा कि करप्शन के चार्जेस लगे, जो भी नेताओं पर जेल जाना पड़ा, मुख्यमंत्री को भी, डिप्टी सीएम को भी, अब तो वो सीएम रहे भी नहीं। अब एक नया चेहरा दिल्ली में सामने आया है, वो है आतिशी जी का, जो अब चीफ मिनिस्टर बनी है। क्योंकि आप भी आम आदमी पार्टी में शुरू से रहे, आपने उन्हें भी ऑब्जर्व किया होगा, उनके साथ भी काम किया होगा। क्या लगता है आपको उनके बारे में कि क्या वो अरविंद केजरीवाल से बेहतर लीडर है, या किस एक पर्सपेक्टिव में उन्हें दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनाया गया? हाँ, मैं उसको बेहतर इसलिए मानता हूँ कि वो बेहतर कलाकार है, बेहतर ड्रामेबाज है,
बेहतर झूठ बोलने में निपुण है, और कहीं उससे अरविंद से ज्यादा ड्रामा करना जानते हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा जब अरविंद मनीष को लेके कोई ड्रामा हुआ, लोगों ने इतना बड़ा किया कि आदमी कैसे पल पल में अपनी चीजें बदलता है, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कैसे नौटंकी करता है। वो बड़ी लीडर है उससे भी, क्योंकि वो ड्रामा ज्यादा अच्छा कर सकती है, लोगों को ज्यादा गुमराह कर सकती है, तो बड़ी लीडर हुई, इसमें तो कोई संशय नहीं बचा है। और उस लीडर की वजह से आज वो सीट पे बैठी है। अगर उसको ये ड्रामा करना ना आया होता तो शायद उस सीट पे ना होती। अच्छा, मेरे ख्याल से मुझे लगता है वो ज्यादा खतरनाक है उससे, क्योंकि जो आदमी अपना नाम छुपाने की कोशिश करता है, कभी मार्लिना लिखता है, कभी सिंह लिखता है, फिर कहता है आप सिर्फ मेरा नाम रहने दो, ये तमाम चीजें बताती हैं कि आप अपनी चीजें कुछ छुपा रहे हैं पीछे। दिल्ली की जनता जान गई है पूरी तरह, ये छुपाने का एक प्रयास ही तो है कि आप नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ती है। मेरा नाम विनोद कुमार बिर्मी पहले दिन से है, कभी बदला है? नाम बदला जाता है क्या? नाम कौन बदलता है? जिसके पीछे कुछ चीजें गलत रूप में जुड़ी होती हैं, तो उनको छुपाने के लिए आदमी नाम बदलता है। वही अभी की सिटिंग मुख्यमंत्री कर रही है। तो आपको कौन लगता है कि आम आदमी पार्टी में कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो सक्सीड कर सकता था अरविंद केजरीवाल? देखो, बहुत सारे लोग जो आंदोलन के समय में जो लोग थे, जो स्टार्टिंग के दौर में, चाहे वो प्रशांत भूषण रहे हों, चाहे कुमार विश्वास रहे हों, चाहे योगेंद्र यादव रहे हों, ऐसे तमाम लोग थे जो जिनके वसूल थे, जिनके अपने कुछ जीवन के नियम थे, जिनके वो अपने कभी नियमों से इधर उधर नहीं होते थे। उन लोगों को सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि वो कभी समझौता नहीं करते थे। प्रशांत भूषण का क्या विरोध था पार्टी में? प्रशांत भूषण का एक ही विरोध था कि भाई आप पार्टी के सरकार के मुखिया हो गए, पार्टी का नेतृत्व किसी और को दे दो। अगर लोकतंत्र प्रजातंत्र की आप बात करते हैं तो ये जायज भी है कि भाई आप सरकार के मुखिया हो गए, पर पार्टी का मुखिया कोई और हो जाए। तो ऐसी क्या आपके अंदर लालच है कि भाई मैं मुखिया, उसका भी मुखिया मैं रहूंगा, उसका भी मुखिया रहूंगा? उसने आवाज उठाई तो उसने उनको चांटे लगवा के उसको, प्रशांत भूषण को और योगेंद्र यादव को आपको फार्म हाउस से बाहर निकाल रास्ता दिखा दिया गया। अब हम देश ने देखा, मीडिया ने देखा वो सब चीजें। तो ये सब चीजें बताती है कि बहुत क्रूर किस्म के लोग हैं, और जिन लोगों अच्छे थे वो लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। चाहे वो किरण बेदी हो, अन्ना हजारे हो, साजिया इल्मी उसमें थी, मयंक गांधी उसमें थे, तमाम बहुत बड़े बड़े लोग, प्रोफेसर आनंद उसमें थे, तमाम लोग थे जो बहुत अच्छे व्यक्तित्व के लोग थे, लेकिन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया। स्वार्थी और लालची लोग सिर्फ उस पार्टी में बचे। क्योंकि आप खुद भी आंदोलन से निकल कर आए हैं, जो अन्ना का आंदोलन था, करप्शन के खिलाफ वो आंदोलन था। फिर आप बता रहे हैं, आपने लिस्ट भी बताई कि कौन कौन से नेता आए, लेकिन वो फिर आम आदमी पार्टी से चले गए। आप वो समय एक बार याद करते हैं जब आम आदमी पार्टी मुख्यधारा की राजनीति में आई, उन्होंने कहा हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, और आज उनके पार्टी के मुखिया, सारे बड़े नेता जेल जा रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। इस दोनों फेस को आप किस तरीके से देखते हैं फाउंडिंग मेंबर के तौर पर? देखो, आप ये मान लीजिए चोरी करेगा जेल जाएगा, ये तो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है कि जिसके खिलाफ थोड़ा भी मुकदमा होता है उसके खिलाफ जांच होती है, उसको पकड़ा जाता है, उससे पूछताछ होती है। और पूछताछ का सबसे बड़ा तथ्य जब आया जब अरविंद केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी। ना आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस जाओगे, ना कोई साइन करोगे, ना कोई मीटिंग करोगे। इसका मतलब क्या? सुप्रीम कोर्ट को भी वो दिख रहा होगा ना कि ये इनके पास ये तथ्य हैं, चीजें जुड़ी हुई हैं, ये खराब कर सकते हैं, सबूतों के साथ छेड़खानी कर सकते हैं, फाइलों के साथ छेड़खानी कर सकते, तभी तो पाबंदी लगाई। अगर सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रहा होता कि भाई ये कनेक्ट हो जाए एक दूसरे, तो सुप्रीम कोर्ट की मेरे ख्याल से देश में कभी भी किसी मुख्यमंत्री पर इस तरह की पाबंदी लगी है। अरविंद केजरीवाल अकेला आदमी इस पर पाबंदी लगी, पर उसने बहुत चतुराई से लेके, मैं बताता हूँ कि उसने बहुत चतुर इंसान है। लोग बताते हैं कि बिटकॉइन के माध्यम से उसने बहुत इधर उधर ट्रांजेक्शन्स किए हैं। ऐसा लोगों के पब्लिक डोमेन में चीजें हैं जिसकी वजह से वो बहुत छूट मानता रहा कि बिटकॉइन इधर से इधर किया, खरीदा, बेचा, जिससे कि वो लिंक ना मिल पाए। वो तमाम ऐसी चीजें लोगों के डोमेन में है, लोग बात करते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा शराब घोटाला था इसमें बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन? 100% लोग कहते हैं, चर्चा हो रही है बड़े कि बिटकॉइन का एक बड़ा खेल था इसमें पूरा। इसमें ट्रांजेक्शन जितनी भी हुई है बिटकॉइन के माध्यम से हुई। अच्छा, बिटकॉइन का बड़ा खेल रहा है इसमें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और मैं थोड़ा व्यक्तिगत जीवन पे आना चाहूंगा आपके, क्योंकि आपके प्रेजेंट सिनेरियो पर आए उससे पहले एक बात लोगों के मन में काफी है, जो लोग जानना भी चाहते हैं, और इसको लेकर पब्लिक डोमेन में बात भी कम है। एक बैठक का जिक्र किया जाता है कि आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलती है। स्क्रीनिंग कमेटी जो टॉप लीडरशिप थी आम आदमी पार्टी की, उसकी बैठक चल रही थी कैबिनेट मिनिस्टर्स डिसाइड करने की, आप भी उस बैठक में थे। क्या हुआ था उस बैठक में जिसके बाद आप उस बैठक को बीच में छोड़कर बाहर आ गए, और उसके बाद फिर आपने पार्टी का रुख कभी नहीं किया? दरअसल मैं जब राजनीति में आया तो आपको पता होगा कि मैं 2 बार का इंडिपेंडेंट जीता हुआ आदमी। मोहल्ला सभा जैसे कॉन्सेप्ट को मैंने जन्म दिया, क्योंकि जब लोग कहीं ना कहीं आप पे पार्टियों से हटकर विश्वास करते हैं,
तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो हमने लोगों से बुलाया, लोग बुला के लोगों से बात करना शुरू किया। हमने अरविंद को ये कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, तो बिजली का विषय एक जो हम लोगों को, आपने अरविंद ने पूरी दिल्ली में जितनी सभाएं की उसमें विनोद कुमार बिन्ने, पार्षद, मॉडल, मोहल्ला सभा, ये तमाम जिक्र उसने किए, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने से बचने लगा। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि अगर आप एक बात समझो, अगर कोई पारदर्शिता के साथ काम होगा तो उसमें बेईमानी होने की संभावना 0 हो जाती है, और अगर उसमें बेईमानी करनी है, आपकी नीयत खराब है, तो आप उस मॉडल को कभी लागू नहीं कर सकते। वो एक बड़ा इशू था। और तमाम हमारा पहला विवाद तो वहीं से हुआ कि भैया जो लोगों को, अपने महिलाओं को बोला कि हम कमांडो फोर्स बनाएंगे, हमने कहा पहली मीटिंग में आप ये तय करिए, हमने कहा बिजली पे लोगों को रिलीफ दीजिए, जो आप पहले कर सकते हो। आप देखो, कमांडो फोर्स छोटा इशू नहीं, कमांडो फोर्स हमने बोला उस समय आपको ध्यान होगा कि जब आंदोलन चल रहा था तो एक निर्भया करके एक बेटी के साथ एक बहुत बड़ा कांड हुआ और उसको लेकर देश में तमाम जगह आग लगी। तो अगर वो इतना सेंसिटिव मामला था, उस मामले में अगर एक भी महिला, एक भी बहन, बेटी को बचाया जा सकता है अगर कमांडो फोर्स बन के, तो क्यों नहीं बनाया जाए भाई इसको? और जवाब था मैं नहीं बना सकता हूँ, मेरे पास पावर्स नहीं। अरे फिर क्यों झूठ बोला आपने जनता? तो उसका झूठ का चेहरा तो बहुत दिन से हमें दिख रहा था, लेकिन असली वास्तविक चेहरा सरकार बनने के तुरंत बाद देखा उसको। हमने कहा ऐसी चीज को हमने पहले दिन बोला कि मैं पहला आदमी हूं आपको इलेक्टेड ज्वाइन करने वाला, अगर आपके अपनी उम्मीदों पे खड़े नहीं होते मैं सबसे पहले छोड़ के जाने वाला आदमी हूँ। और देखो, मैं सबसे छोड़ने पहले था, सबसे पहला विरोध कोई नहीं कर सकता दुनिया में, इस विरोध को कोई नहीं कर सकता। सरकार बन रही हो और आप मुद्दों पर जनता की बात कर रहे हो। हमने जनता की बातों को हमेशा प्रायोरिटी पे रखा है, जनता के मुद्दों को सबसे प्रायोरिटी पे रखा है। ऐसी सत्ताएं आएंगी जाएंगी, लेकिन जनता को जो छोड़ देगा वो जनता उसको छोड़ देगी, ये ध्यान रखिएगा जी। आगे बढ़ते हैं। मोहल्ला सभा की आपने बात की। मोहल्ला सभा एक ऐसा कॉन्सेप्ट सामने आया जिसको सभी ने पसंद किया, और मुझे लगता है कि एक बहुत रेयर केस था जहां पर एक काउंसलर खुद आता है, जनता के पैसे को जनता के सामने रख देता है कि आप तय करें कि उसका क्या खर्च होना चाहिए, क्या चीजें आपकी जरूरत है। कैसे ये आइडिया आपके दिमाग में आया और आपने कैसे इम्प्लीमेंट किया, इसकी जरा कहानी बताया आप। दरअसल क्या था, जब हम पहली बार पार्षद बने और जनता ने सारी पार्टियों से पीछे करके हमें जिताया, तो उस समय हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। हमें लगा कि ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ गई। लोगों ने पार्टियों से ज्यादा हम पर विश्वास किया है। जब विश्वास होता है तो नया कुछ करने की चाह होती है। तो हमने कुछ लोकतंत्र को जानने की कोशिश की, कुछ प्रजातंत्र जानने की कोशिश की, कुछ बुक्स पढ़ी, कुछ लोगों से एडवाइस लिया कि ये क्या है। तो हमने सबसे बड़ी जो बात मिस पाई कि लोकतंत्र में सबसे नीचे की कड़ी सबसे कमजोर है। वो क्या है? जो ग्राम, आप जिसको ग्राम पंचायत बोलते हैं, जिसको ग्राम सभा बोलते हैं, वो गांव में बनाई तो गई, लेकिन उसके पास पावर सिर्फ वही कभी प्रधान के पास रही, कभी किसी के पास रही, कभी एमएलए के पास रही, कभी सांसद के पास रही। प्रजा आज भी जनता के रूप में है। अगर सही रूप में हम प्रजातंत्र की बात करें तो जनता को आज तक लोकतंत्र मिला ही नहीं, क्योंकि उसे अपने काम करने के लिए आज भी विधायक के पास जाना है, आज भी सांसद के पास जाना है, आज भी पार्षद के पास जाना है, उसके पास कोई पावर नहीं। उसी को लेके हमने लोगों को इकट्ठा किया। हमने कहा ये जो पैसा पार्षद, विधायक और सांसद फंड जो आता है वो जनता का पैसा है, इसी खर्च करने का अधिकार भी जनता के पास होना चाहिए। तो उसी के तहत हमने लोगों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके हमने बोला कि ये पैसा आता है, आप इसे खुद खर्च करिए। आप ज्यादा बेहतर समझते हैं कि आपके मोहल्ले में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उनका समाधान आप बेहतर समझते हैं। आपके यहाँ कौन सी गली बननी है, कौन सा रोड बनना है, कहाँ प्ले फील्ड चाहिए, कहाँ लाइब्रेरी चाहिए, कहाँ आपको कैमरे लगाने हैं, कहाँ आपको लाइटें लगानी है, आप बेहतर समझते हैं। और प्रायोरिटीज क्या है वो आप बेहतर समझते हैं, तो आप करिए। यही मॉडल जब हमने शुरू किया तो सब स्टार्टिंग में लोगों को इकट्ठा करना, बात करना, इसको करना। और जो मालिक होता है ना, काम होने के बाद पेमेंट कब करता है? जब उसकी संतुष्टि हो जाती है। उसको भी हमने लागू कि आप काम होने के बाद पेमेंट भी जब होगी, जब जनता संतुष्ट हो जाएगी। तो इसी का नाम हमने मोहल्ला सभा रखा। और 2012 में जब हम जीते और 2012 में दूसरी बार जब चुनाव लड़ने हम लोगों के बीच में गए, तो लोगों ने हमें प्रचार नहीं करने दिया। उसने कहा आपको जरूरत नहीं है प्रचार करने की। और मेरे सामने जितने लोग लड़ रहे थे उनकी जमानत जब्त हुई। ये बड़ा उदाहरण है कि लोग कितना प्रेम करते हैं। फिर उसी मॉडल के तहत हमने अशोक कुमार वालिया को हराया। और 2013 में अरविंद ने पूरी दिल्ली में 200 सभाएं की, तो 200 सभाओं में इस मॉडल का जिक्र किया। लेकिन इत्तेफाकन वो कभी भी उसकी इच्छा शक्ति बढ़िया नहीं थी और इच्छा ईमानदारी उसके अंदर थी नहीं, क्योंकि इस मॉडल को लागू करने के लिए ईमानदारी चाहिए। इसका एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको। अगर मान लो आपके यहाँ गली बन रही है अभी और आपने जनता को बताया कि 4 इंच मोटी आपके यहाँ आरसीसी डलेगी, अगर वो ठेकेदार 4 इंच बना के और 4 इंच लेके और 4 इंच बना देता है, तो वो क्यों तो किसी जेई को पैसे देगा, क्यों किसी विधायक को कमीशन देगा, क्यों वो किसी और को कमीशन देगा। ये जो व्यवस्था है ये बहुत खराब व्यवस्था है। अगर वो 4 इंच की जगह 2 इंच बनेगी तो 2 इंच बटेगी।
और लोकतंत्र में अगर मोहल्ले के लोगों को पता है 4 इंच बन रही है तो लोग इंची टेप लेके खड़े हो जाते हैं कि भाई 4 इंच नहीं बनी, पेमेंट नहीं होने देंगे, क्योंकि उसकी पेमेंट भी जनता से पूछ के की जाए। तो ये सबसे बड़ा कारण है। और अरविंद के लिए सबसे बड़ा रोड़ा यही बना कि उसको पता था कि इसमें बेईमानी नहीं हो सकती। उसने मोहल्ला सभाएं नहीं की, मोहल्ला क्लिनिक बनाया। मोहल्ला क्लिनिक क्यों बनाया? क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक में बड़ा करप्शन हो सकता था, फेक लोगों के वो टेस्ट हो सकते थे, वो तमाम अभी घोटाला चल रहा है, जांच चल रही है, बहुत बड़ा स्कैंडल निकलने वाला है कि एक एक आईडी से कितने कितने लोगों के टेस्ट हुए और वो टेस्ट भी बिल्कुल फेक थे। तमाम कंपनियों को पेमेंट की गई, उसके बाद कमीशन खाया गया। वो थम खुलने वाला है, इस पर्दर पर खुलेगा, लोगों के सामने बहुत सारी चीज आने वाली है। मोहल्ला सभा अपने आप में एक बहुत यूनिक मॉडल है। अगर इस देश में लोकतंत्र में हम कहते हैं मिस है, इसको संवैधानिक एक ढांचा बनाने की जरूरत है। और हम अनुरोध भी करेंगे अपने शीर्ष नेतृत्व से भी कि एक विधायक के रूप में एक तो तय किया जाए कि वो हर विधायक अपने क्षेत्र में जाके हर महीने मोहल्ला सभा करे, लोगों की बातें सुने, लोगों को ये अधिकार दे कि आपका पैसा आप खर्च करिए। ये सबसे जरूरी काम है। और इसमें ये कहीं ना कहीं मिसिंग है। लोकतंत्र की सबसे नीचे की कड़ी सबसे कमजोर है। मुझे लगता नहीं है कि सांसद चुनना, विधायक चुनना आप कहीं से लोकतंत्र मानते हैं। जब तक जनता को अपने काम करने का अधिकार उसके हाथ में नहीं आएगा, बेसिक जो उसकी नीड्स हैं, तब तक लोकतंत्र नहीं है। अभी भी राजा है, लोगों के साथ विधायकों के लोग पैर छूते हैं, सांसदों के लोग पैर छूते हैं। एक खराब प्रथा है। अगर जिसको जिससे जल्दी जरा भी मिल मुटाओ उसका काम नहीं होता, जो आपका चापलूस उसका सबसे पहले काम होता है। ये प्रजातंत्र है, ये तो चापलूस राज हो गया। इसी को दूर करने के लिए हमने एक विघटन किया। नहीं तो आप जो ये सारी चीजें बता रहे, जैसे आपने एक बिटकॉइन वाली बात बताई, फिर आपने मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार की बात कही, ये सारी बात क्या जो आम आदमी पार्टी में अभी जो नेतृत्व है, क्या उन्हें इन सब के बारे में पता है? जो उनके नेता है आज के प्रेजेंट, सबको पता है भाई, उनको नीचे के लोगों को पता है, लेकिन जिन्होंने किया उनको तो पता ही है ना। पर वो तो कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा ईमानदार है, हमसे ज्यादा ऑनेस्ट कोई है। देखो, ईमानदार आपके कहने से नहीं होगा ना, आप बार ईमानदार कहो, लेकिन आपने क्यों क्या जरूरत पड़ी आपको शराब घोटाला करने की? ये तो सबके सामने है। आपके साउथ के जितने भी लोग हैं, कंपनियां, उनके साथ का लिंक है, तमाम चीजें हैं। आपको वो जो विदेशी में हुंडी लिखी जाती थी वो सब आपके प्रूफ मिल गए हैं, किसको कितना पैसा दिया, कितना दिया, गोवा में कितना पैसा गया, पंजाब में कितना पैसा गया, कहाँ खर्च किया। ये शोर मचाते एक पैनी नहीं मिला। अरे पैसा आपने दिया, खर्च कर दिया, कहाँ से मिलेगा पैसा? अपने घर में कोई चोरी करने वाला अपने घर में पैसा रखता है क्या, या अपने अकाउंट में रखेगा? चोरी की, उसने ठिकाना लगा दिया, उसने गोवा चुनाव में लगा दिया, गुजरात चुनाव में लगा दिया, पंजाब चुनाव में लगा दिया, दिल्ली चुनाव में लगा दिया। पैसा खर्च करिए तो ठिकाना लगाया। जो चतुर आदमी वो घर में रखेगा पैसे। अब लोगों कह रहे हैं पैसा नहीं मिला, 5 पैसे नहीं मिला। अरे पैसे थोड़ी मिलता, आपने खर्च कर दिया, वो उसके सब प्रूफ है, तथ्य है, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, जो जुड़ रही है चीजें। ये तो समझने की चीज, जनता समझती है सब, लेकिन जनता समय में जवाब देगी, ऐसा नहीं है। चलिए अब नई दिल्ली विधानसभा पर आते हैं। नई दिल्ली विधानसभा से आप तैयारी कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। आपने पहले भी बीजेपी से टिकट मांगा था पिछले चुनावों में नई दिल्ली से, पर पार्टी ने आपको पटपड़गंज से उम्मीदवार बनाया था। आम आदमी पार्टी को आप समझते हैं, उनकी कमजोरी को, उनकी ताकत को आप समझते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप समझते हैं। क्या विजन है आपका नई दिल्ली विधानसभा को लेकर? तो सर, मेरा विजन है कि जो मोहल्ला सभा कॉन्सेप्ट है उसको 100% इम्प्लीमेंट करना। और मोहल्ला सभा अपने आप में सारी चीजों का समाधान है, लोकल समस्याओं का समाधान है। जब एक विधायक हर महीने, आपने एक विधानसभा के 12 मोहल्ले बनाए, आप 12 मोहल्ले हर महीने हर मोहल्ले में जाकर आप मीटिंग रखेंगे, आप उन सारे अधिकारियों को साथ लेके जाएंगे, जनता को बुलाएंगे, उसको बताएंगे जो पैसा आपका विधायक फंड के रूप में आया वो आपका पैसा, इसको खर्च करने का अधिकार आपका, आप इसे खुद खर्च करिए। और उसके बाद पेमेंट भी उसी व्यवस्था के तहत हो कि भाई आपका पे काम हो गया, आप उसके बाद पेमेंट करिए। ये जो मॉडल है, ये लोकतंत्र वहां धरातल पे उतारने की बात है, कि जनता को रिलीफ देने की बात है। आज नई दिल्ली विधानसभा सबसे पॉश एरिया में आती है, लेकिन उसकी दुर्दशा इतनी बुरी है कोई सोच नहीं सकता। वहां के जो मकान है उनकी हालत जर्जर है, मेंटेनेंस के नाम पे जीरो है, लोगों के घरों में जबरदस्त सीपें जा रखी हैं, सीढ़ियां टूटी पड़ी हैं, और व्हाइट वॉश 4 साल में एक बार होता है, और उससे एक मकान का व्हाइट वॉश का 40-50 हजार रुपए पेमेंट होता है। ये 2 आदमी आते हैं, आधे घंटे 2 घंटे में करके व्हाइट वॉश भाग जाते हैं। ये पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। और लोगों को महीने हर 2 महीने 3 महीने में ऐसा होता है कि 5 दिन पानी नहीं है, 6 दिन पानी नहीं है, लोग अब परेशान है उसको लेके। और सफाई को लेकर, एनडीएमसी जैसे एरिया में सफाई को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। वो अनऑथराइज जो पार्किंग है वो बहुत बड़ा मुद्दा है वहां उस क्षेत्र में। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं। और वहां अरविंद ने, सब लोगों ने, जितने क्लस्टर्स हैं और झुग्गी बस्ती है, उन पर तलवार लटकी रहती है 24 घंटे कि भाई आपकी झुग्गी कल टूटेगी, कि परसों टूटेगी, कि अब टूटेगी। ये सब लोग एक डर के साए में जी रहे हैं। वहां कुछ नहीं है लोगों। 12 साल में अरविंद ने उनको नाम बताए, 10 काम बता दिया अरविंद केजरीवाल ने, 10 काम इन लोगों को लेके, एक नहीं गिनवा पाए, एक।
नई दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल एक काम नहीं बता सकता जो जनहित में किया हो। उसने ना तो पानी की समस्या दूर कर पाया, ना वो सफाई वहां कर पाया, ना वो क्लस्टर्स वालों को मकान दे पाया, ना झुग्गी उनके पक्की कर पाया। बेसिक जी जरूरतें नहीं है। कहीं मान लो आपने 2 कैमरे लगा दिए, कहीं का आपने कहीं कोई 10-20 कुर्सियां मार दी, उससे थोड़ी काम लोग मानते हैं। वो तो एक तरह का लालच है, लोग उसको काम ही नहीं मानते हैं। तो बड़ा चैलेंज है। और अरविंद केजरीवाल 3 चुनाव वहां से लड़े हैं और इस समय लोग, हर आदमी उससे नाराज है, क्योंकि मैं पिछले 5 महीने से उस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। हर गली, हर मोहल्ले, हर आदमी से मैं मिला हूँ। हर आदमी अंदर से पीड़ित है, अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहा है। उसका जवाब लोग देने के लिए तैयार बैठे। तो क्योंकि आप नई दिल्ली विधानसभा में जनता के बीच रह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि 2 पक्ष है इसके? एक तरफ लोग कहते हैं कि उन्हें जेल जाना पड़ा तो जनता का एक सिंपैथी जुड़ गया उनके साथ, लोग एक सांत्वना दे रहे हैं उन्हें कि एक ईमानदार व्यक्ति को जेल भेज दिया गया। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं नहीं, अच्छा हुआ एक भ्रष्ट व्यक्ति था, उसको जेल भेजा गया। आपको क्या लग रहा है, ऑन ग्राउंड क्या सेंटिमेंट है जनता का? आप मुझे बताइए कि जो आदमी चोर है, जिसे चोट्टा बोलते हैं, क्या चोर के साथ सिंपैथी हो सकती है लोगों? नहीं हो सकती है। आप इस देश में कोर्ट है, कचहरी है, आदमी, अब सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, नीचे का लोअर कोर्ट है, तमाम कोर्टों ने उसको ये तथ्यों के आधार पे ये बात मानी है कि ये आदमी, इस आदमी ने कहीं ना कहीं करप्शन किया है, भ्रष्टाचार हुआ है। उस भ्रष्टाचार को मानते हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पाबंदी लगाई कि आप मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जाओगे, आप मीटिंग नहीं बुलाओगे, कहीं साइन नहीं करोगे। तो ये क्यों करा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने जब माना कि ये चोर है, तभी तो ये पाबंदी लगाई कि जब तक देखो डिसीजन आने में समय लगेगा, लेकिन इस जब तक ये पाबंदी आप पे लगाई जाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा होता, देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय है जिसने पाबंदी लगाई है, अगर कोर्ट को लग रहा होता कि ये ठीक है, इसमें कोई तथ्य नहीं है या ये वो नहीं है, तो वो आदमी उस पर इतनी पाबंदी नहीं लगती, किसी भी नहीं लगी। बाकी मुख्यमंत्री पे कहीं लगी, किसी मंत्री पे कुछ नहीं लगी। और वो सबको ये प्रूफ हो गया 100% वो चोर है। जो चोर है वो चोर है, जनता समझती है। लोग, कौन जाएगा जेल? जो चोरी करेगा, हेराफेरी करेगा। किसी हमें को तो नहीं भेजा किसी ने, आपको नहीं भेजा किसी ने चोर, और किसी को नहीं भेजा किसी ने, क्यों भेजेगी? आप कुछ करोगे तभी तो जेल जाओगे, कहीं ना कहीं तो आपको जुड़ाव है उससे। और ये तो आप लोग हैं, मनीष सिसोदिया जेल गए, आप गए, सतेंद्र जेल में, और तमाम लोगों की लाइन लगी हुई है। अभी पता नहीं कौन कौन लोग जेल जाएंगे। हो सकता है इस चुनाव के बाद परमानेंट एड्रेस अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल हो। आप देख लो ना, अभी चुनाव के बाद परमानेंट जो एड्रेस होगा अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल होगा, क्योंकि इतने बड़े करप्शन उसने कर चुका है। अच्छा, बातचीत के आखिरी चरण में अब हम जाते हैं। मोहल्ला सभा की बात हुई, एक और नाम आपका जुड़ता है एडल्ट्रेशन के खिलाफ की मुहिम में, कि जो मिलावट है खाद्य पदार्थों में, उसके खिलाफ आपने जंग छेड़ी, उसके खिलाफ आपने एक अवेयरनेस क्रिएट किया जनता के बीच में। इसके बारे में जरा बताइए कि एडल्ट्रेशन आज के समय कितनी बड़ी समस्या है और आपकी क्या भूमिका रही इस लड़ाई? दरअसल एडल्ट्रेशन ना हम लोगों से जुड़ा हुआ विषय है, और देश में आज एडल्ट्रेशन बहुत चरम सीमा पे है। क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्ट लें, तमाम, और हम लोग करप्शन की वजह से सब ये हो रहा है। आप दूध की बात करें, घी की बात करें, अभी देखो 2 दिन पहले जो भी घी में मिलावट हमारे साउथ में एक मंदिर पे चीजें हुई, तमाम मुद्दों पे घूम रहा है। तो हमने जब जब जिस प्रोडक्ट को चेक किया, मैक्सिमम चीजों में एडल्ट्रेशन मिली। चाहे आप दूध की बात करें, आप घी की बात करें, ऑयल की बात करें, चाहे मसालों की बात करें, सब्जियों में एडल्ट्रेशन, इंजेक्शन लगा लगा के सब्जियों को उगाया जा रहा है। फलों में उसको ताजा बनाए रखने के लिए कहीं सेब पे मॉम लगाया जा रहा है, कहीं इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, कहीं उनको जल्दी पकाने के लिए उसको केमिकल यूज किया जा रहा है। ये तमाम तरह की एडल्ट्रेशन है, जिसको हम 10-12 साल से काम कर रहे हैं। हमारा टारगेट ये है कि हम लोगों को अवेयर करें, लोगों को जागरूक करें। एडल्ट्रेशन को कैसे पहचाने लोग, और एडल्ट्रेशन को जब आपको पहचानने का तरीका होगा तो आप बचेंगे, जागरूकता होगी। इसी का यही उपाय है। सरकार ऐसी नहीं थी, किसी सरकार ने ये बोला हो कि हमारे यहाँ अगर 1 लाख लीटर दूध पैदा होता है तो 1 लाख लीटर दूध की खपत है। 1 लाख लीटर दूध पैदा होता है तो 1.5 लाख की खपत है, कहीं 2 लाख की खपत है, कहीं 2.5 लाख की खपत। तो ये दूध जो डिफरेंस है, ये कहाँ से आ रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं नकली बन रहा है दूध, यूरिया से बन रहा है, बाकी चीजों से बन रहा है। आप सोशल मीडिया पे तमाम जगह देखते ही हैं, जब भी चीजें चेक होती है तो पाई जाती हैं। अब घी आप कहीं भी चेक कर लीजिए, आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के चेक करो, बाबा नामदेव के प्रोडक्ट पीछे फेल हो गए, कभी किसी और कंपनी के फेल हो जाते हैं, कभी किसी और के फेल हो जाते हैं। क्यों फेल होते हैं? क्योंकि एडल्ट्रेशन का हिस्सा है। और स्वास्थ्य से मेरे ख्याल से कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं होना चाहिए। ये हम सबके बच्चों से जुड़ा मामला होता है। आप क्या देखते हैं, एडल्ट्रेशन आपको एक दिन में नहीं मारती है, एडल्ट्रेशन आपको स्लो पॉइजन का काम करती है। एडल्ट्रेशन आपको आहिस्ता आहिस्ता बीमार करती है, और बीमार करना, ये सीधा किसी को गोली मार देना, उसमें मेरे ख्याल से उससे ज्यादा खतरनाक काम है ये।
हम आगे बढ़ते हैं। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि 2 चुनाव से आप बीजेपी के साथ जुड़े हैं विधानसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव जब आता है तो बीजेपी को बड़ी जीत मिलती है दिल्ली के अंदर, 7 के 7 सीट स्वीप करती है बीजेपी। इस बार भी किया, पिछले बार भी किया। विधानसभा में क्या अंतर आ जाता है कि बीजेपी पीछे रह जाती है? दरअसल जब लोकसभा चुनाव होता है तो लोगों की नजर नरेंद्र मोदी पे होती है और भारत देश की जितनी पॉलिसीज हैं, इंटरनेशनल पॉलिसीज हैं, मोदी जी का जो दूरदृष्टि है उस पर लोगों का विचार होता है। और जब लोकल विषय होते हैं तो आदमी थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने विजन से भटक जाता है, उसको छोटी छोटी चीजों में लालच दिखने लगता है। और वो लालच लोगों के सामने से दूर हो गया कि कहीं बस का लालच दिख गया, कहीं छोटा लालच दिख गया, तो वो चीजें लोगों को भ्रमित करती हैं। लेकिन वो भ्रम जो आदमी का जो डिस्टर्ब करने वाला और जो वो चीज है वो खत्म हो गई। अब लोगों के सामने स्पष्ट आ गया कि ये सब जो इसके पीछे लोग गए वो सब खुद चोर निकला, वो खूब झूठा निकला, खुद तानाशाह निकला। वो कुछ भी कहो उसके लिए, वो सब शब्दों का भी अपना अपमान लगने लगा है कि अरविंद केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री के लिए अगर उसे कहेंगे नौटंकीबाज, तो नौटंकी भी छोटा शब्द लगने लगा है। उसके लिए ड्रामेबाज कहें, वो भी ड्रामेबाज, क्योंकि ड्रामा तो एक अपने आप में बहुत बड़ा आर्ट का काम है, वो लेकिन गलत तरह हो रहा है, गलत जगह यूज हो रहा है, तो उन सब लोगों का भी अपमान महसूस होता है हम सब लोगों को। कांग्रेस की आप भूमिका क्या देखते हैं इलेक्शंस में? क्योंकि कांग्रेस एक तरीके से देखें दिल्ली के अंदर डेड है, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी। एक तरीके से कहीं कि शीला दीक्षित के बाद जो कांग्रेस का कैडर बना वो कभी रिवाइव कर ही नहीं पाया पार्टी को। क्या आपको लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कोई भूमिका में रहेगी? मुझे लगता नहीं है ऐसा, क्योंकि कांग्रेस का पूरा वोट बैंक आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया था और तमाम मुझे ऐसी चीजें लग रही हैं कि अभी मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस कहीं वापस आने की स्थिति में दिल्ली में दिख रही है, क्योंकि ना तो उसके कार्यकर्ता हैं उसके पास, ना उसके पास नेतृत्व है, ना लोकल लीडरशिप है, कुछ नहीं नजर आ रहा। ठीक है, तो अब हम जो हमारा लास्ट पार्ट है इस बातचीत का उस पर आते हैं। रैपिड फायर है, कुछ सवाल होंगे और आपको तुरंत उसके जवाब देने हैं। जो भी दिमाग में है आपके, आप तुरंत उसका जवाब दे सकते हैं। पॉलिटिक्स या सोशल वर्क? तो मेरे ख्याल से सोशल वर्क अगर पॉलिटिक्स मान के आप करें तो ज्यादा बेनिफिट है। अगर आप पॉलिटिक्स में रह के सोशल वर्क करते हैं तो उसका ज्यादा लोगों तक रिजल्ट जा सकता है और उसका ज्यादा प्रभावशाली चीजें हो सकती है। बेहतर सीएम दिल्ली में कौन था, अरविंद केजरीवाल या शीला दीक्षित? अरविंद से तो शीला दीक्षित बहुत ज्यादा बेहतर चीफ मिनिस्टर थी, इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा, केजरीवाल और अतिशी में बेहतर कौन है? आप दोनों ही निकम्मे हैं। अच्छा, आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? मेरा फेवरेट है नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर। यस। ठीक है, अरविंद केजरीवाल के लिए एक शब्द अगर आप देना चाहें तो क्या हो? मक्कार। मक्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक शब्द आप कहना चाहें तो क्या होगा? सशक्त, यशस्वी और दूरदर्शी रखने वाला इंसान। अच्छा, अभी तक आपके अनुसार भारत का सबसे बेहतर प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में आपको ज्यादा खराब और ज्यादा अच्छा कौन लगता है? दोनों का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। अच्छा, तो आपको लगता है कि बीजेपी आनी चाहिए दिल्ली में? ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, बहुत सारी बातें इस बातचीत से निकल कर आई और हम आशा करेंगे कि जिस मुहिम में आप निकले हैं उसमें आपको सफलता मिले। बाकी जनता तय करती है लोकतंत्र के अंदर। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, कैमरा की तरफ देख के आप सबसे रिक्वेस्ट कर दें कि वो टॉक टाइम को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें और शेयर करें इस वीडियो को। देखो, मुझे लगता है कि भाई बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, सब लोगों को एक प्रयास करना चाहिए, जो अच्छा काम करते हैं उनको सराहना मिले, और सीधा ये बोलना कि सब्सक्राइब करें वो करें वो मुझे नहीं, लेकिन आपको लगता है कि इस प्रोग्राम में कुछ अच्छा हो रहा है तो आपको इनको बढ़ावा जरूर देना चाहिए। थैंक यू सो मच सर।